ठीक है, तो शुरू करते हैं नया टॉपिक, है ना। कहीं ना कहीं इसके बारे में बात कर रखी है। एफआरएस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस बात को तय मान के चले कि भाई साहब नीट के अंदर इसके 2 क्वेश्चन तो तय हैं। इस बात को आप तय मान के चले, नीट के अंदर 2 क्वेश्चन तय हैं, इसका मतलब 8 नंबर तय है करीब करीब। और बोर्ड के अंदर इसका वेटेज 3 से 5 मार्क्स का हो सकता है, ठीक है ना। आज के लेक्चर से आप 4 मार्क्स कवर कर सकते हो अगर ध्यान से देखा जाए तो। सबसे पहली बात जाना एफआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है। हम लोग एफआरएस पढ़ के आए हैं, तो अब एफआरएस का फुल फॉर्म बताने की आवश्यकता ज्यादा रही नहीं है आपको। इसको कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा, बोलो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एमआरएस पढ़ के आए क्या, तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एमआरएस का था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो 2 सिस्टम के अंदर अगर मैंने इसको पढ़ लिया है तो इसका मतलब मेरा कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। तो एफआरएस की थ्योरी बहुत पढ़ी है, तो उस थ्योरी को शॉर्ट अप करने के लिए यहाँ पर जो डायग्राम बना रहा हूँ उसकी आवश्यकता बस है, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊंगा कि डायग्राम से आप थ्योरी में कैसे जाओगे। थ्योरी टू डायग्राम सब कवर कर लेंगे, लेकिन डायग्राम टू थ्योरी आप कैसे जाओ, मैं इसके बारे में इस बार चर्चा करता हूं। चर्चा का विषय यह है कि एक जमाने के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर जब हुआ करता था तो मास्टर साहब बताते थे कि देखो ऐसा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 से 4 पार्ट है। क्या पार्ट है, 3 से 4 पार्ट। एक पार्ट था फैलोपियन ट्यूब, एक पार्ट था हिस्ट्रा। हिस्ट्रा को हम लोग वॉर्म भी कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको जानते नहीं है कि हिस्ट्रा को वॉर्म भी कहते हैं। और एनसीईआरटी की बुकों में इस चीज को हम लोग यूट्रस के नाम से भी जानते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो क्या है, यूट्रस। क्या है, यूट्रस, बोलो, यूट्रस का पार्ट। अभी जो मैं आपके सामने बना रहा हूं वो अभी एक टिपिकल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ग्राफ है, ठीक है ना। उसके बाद मैं इसको एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। एक एक पार्ट को मैं करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक, इतना क्लियर है, ठीक है ना। अगर ये क्लियर आया है तो ठीक है, पता नहीं बाद में इसको बताऊंगा। वेरी गुड। आपके सामने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ग्राफ बना हुआ है। एक ग्राफ नहीं कहूंगा, एक डायग्राम कहूंगा, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए पहले। आप जरा इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए तो ये स्ट्रक्चर जो है मास्टर साहब बताते हैं क्लास के अंदर कि इस स्ट्रक्चर को इन्वर्टेड पियर शेप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्वर्टेड पियर शेप। बोलो, इन्वर्टेड पियर शेप। मतलब आप कह सकते हो जो नाशपाती होता है उसको उल्टा कर दो तो वैसा दिखाई देता है। हालांकि मुझको नहीं दिखाई देता, लेकिन उन लोगों को दिखाई देता है। तो एनसीईआरटी की बुकों में उसे इन्वर्टेड पियर शेप कहा जाता है। लेकिन एनाटॉमिकल पोजीशन में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इस स्ट्रक्चर को हम लोग हॉलो कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉलो कैविटी। इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना, कि एमबीपीएस इसको क्या कहता है ये बताऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी तो अलग विषय है। चलिए देखिए जरा, ध्यान दो भैया। देखो ये जो आदमी है, ये जो आदमी है, बस खेल इस आदमी का है जो ग्रीन पेन से बन रहा है, ठीक है ना। ये जो आदमी है आपका, ये आदमी ओवरी है। क्या है, ओवरी। और हमेशा ध्यान रखना, ओवरी दोनों साइड होती है। क्या, ओवरी क्या होती है, दोनों साइड। ओवरी क्या होती है, दोनों साइड होती है। तो आप कह सकते हो कि ओवरी वो स्ट्रक्चर है जो एक पेयर होता है। कितने पेयर होता है, एक पेयर होता है, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग ओवरी कहते हैं। सबसे पहली बात तो ध्यान देने वाली, ओवरी जो होती है वो यूट्रस, ये जो यूट्रस है, अभी मैंने बनाया नहीं है, मैं धीरे धीरे बनाऊंगा। ये जो ओवरी है वो यूट्रस की वॉल से, जिस लिगामेंट से, जिस थ्रेड से, जिस कनेक्शन से जुड़ी होती है उसका नाम होता है ओवेरियन लिगामेंट। क्या कहते हैं इसको बेटा, ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको, ओवेरियन लिगामेंट। इस चीज को ध्यान से देखना। अभी बाद में बताता हूं कि एम्स में क्या पूछा गया था। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है क्या, ठीक है, चिल्लाना मत।
ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है, ये ओवरी हो गई और ये क्या हो गया, ओवेरियन लिगामेंट। अब मैंने यहां नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहां नहीं होगा, यहां भी ओवरी है, यहां भी ओवेरियन लिगामेंट है। अब जरा इस स्ट्रक्चर को तुम ध्यान से देखो, ये जो बाजुएं फैलाई स्ट्रक्चर है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसको बेटा फिमरे कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फिमरे। क्लियर है, ये क्या है, फिमरे। फिमरे क्या है, ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब ये काम क्या करता है, आपको मालूम है कि ओवरी क्या निकालती है, ओवरी ओवम को रिलीज करती है। तो जैसे ही ओवम निकलता है, ये कहता है अपनी बाजुएं फैलाओ, जैसे ही बाजुएं फैलाओगे ओवम इसके अंदर घुस जाएगा और ओवम घुसते 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 यूट्रस में जाएगा। तो व्हाट फिमरे डज, फिमरे इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट अट्रैक्ट द ओवम बाय इट्स कॉन्ट्रैक्टाइल पावर सो दैट ओवम कैन इंसर्ट इनटू द फैलोपियन ट्यूब। क्लियर, बोलो ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब। अब फिमरे जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है बेटा, उसको हम लोग इनफंडिबुलम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इनफंडिबुलम। क्लियर, क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम। अब ये इनफंडिबुलम जो होता है, जल्दी मैं बताता हूं, ये एक एपिथेलियम से जुड़ा होता है। ये एपिथेलियम आप देख रहे होंगे और ये एपिथेलियम दोनों साइड होती है, ठीक है ना, ये एपिथेलियम किससे होती है, दोनों साइड। अब देखना, ये जो ऊपर वाली एपिथेलियम है वो ऊपर जाके यूट्रस का सबसे अपर पार्ट बनाती है, यूट्रस का सबसे अपर पार्ट बनाती है और दूसरी फैलोपियन ट्यूब में आके खत्म हो जाती है। और जो नीचे वाली फैलोपियन ट्यूब, नीचे वाला जो एपिथेलियम है, ये आपका यूट्रस की वॉल बनाता है। ये आपका क्या बनाता है, यूट्रस की वॉल बनाता है। ये आपका यूट्रस की वॉल बनाता है, ठीक है ना। अभी बात करता हूं कितने तरह की वॉल होती है, चिंता मत करना। क्लियर है, यूट्रस की वॉल बनाता है। अब देखो जरा, ये जो यूट्रस की वॉल होती है नीचे, ये ध्यान रखना, ये यूट्रस की वॉल होती है वो सराउंड होती है ऐसे, और यहां पर एक स्फिंक्टर होता है। क्या होता है, स्फिंक्टर। और यहां भी एक स्फिंक्टर होता है। बाद में बात करता हूं इस स्फिंक्टर का नाम क्या होता है, लेकिन अभी ध्यान रखना है कि सबसे पावरफुल स्फिंक्टर बॉडी में यही दोनों होते हैं। क्यों होते हैं, ध्यान रखो। जब बच्चा पैदा होगा, whenever the child is born, तो बच्चे का पोजीशन क्या होता है, बच्चे का हेड इस साइड होता है और पैर इस साइड होता है। तो ये स्फिंक्टर हेड के प्रेशर को झेलता है, इसीलिए ये स्फिंक्टर पूरी बॉडी के अंदर सबसे पावरफुल स्फिंक्टर कहा जाता है। क्लियर है, तो ये जो स्फिंक्टर है, इस स्फिंक्टर को हम लोग कहते हैं इंटरनल ओएस। क्या कहते हैं, इंटरनल ओएस। और ये जो स्फिंक्टर है, इस स्फिंक्टर को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल ओएस। ये दोनों स्फिंक्टर हैं और मोस्ट पावरफुल स्फिंक्टर हैं बॉडी में, और यही क्वेश्चन नीट में पूछा गया था 2016 के अंदर। चेक कीजिएगा इसको जाकर, जो शीट मैंने दे रखी उसको चेक करना। इसमें इस स्ट्रक्चर पूछा गया था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पावरफुल स्फिंक्टर, दीज आर द मोस्ट पावरफुल स्फिंक्टर। और क्यों है तुम समझ गए हो, एक पूरे बच्चे को उठा के ले जा रहा है, मोस्ट पावरफुल कहलाता है, ठीक है ना। अब इनफंडिबुलम से मैं जब पढ़ता हूं तो ये आपको थोड़ा सा डायलेट पार्ट, थोड़ा सा लंबा पार्ट दिखाई देगा, इसे एम्पुला कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पुला। तो ये जो एम्पुला है, ये एक्चुअली फैलोपियन ट्यूब का ही स्ट्रक्चर है। बात समझ में आई। अब जरा इस पोजीशन को देखिए जरा, इसके बाद जो पार्ट होता है उसे इस्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं, इस्थमस। इन दोनों में कहने वाली बात यह है कि फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला मोटा होगा और इस्थमस छोटा होगा। इन फैलोपियन ट्यूब एम्पुला इज डायलेटेड एंड इस्थमस इज नैरोअर। क्लियर है। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपकी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, ये पार्ट आपको अच्छे लोग नहीं बताएंगे, और यही पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यही पार्ट एम्स के क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये बताओ कि जो फैलोपियन ट्यूब, जब फैलोपियन ट्यूब यूट्रस में खुलती है तो उस पार्ट को क्या कहते हैं। और ऑप्शन में 1, 2, 3 और एक और नाम था, और लेकिन सब लोगों ने इस्थमस पे आंसर लगाया और सबका गलत हो गया, क्योंकि इस पार्ट का नाम एमबीबीएस की ग्रेस एनाटॉमी वाले बुक में दे रखा है। इस पार्ट का नाम है इंट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल।
और अच्छी कोचिंगों में ये नहीं बताते हैं। इंट्राम्यूरल और इंटरस्टिशियल, क्लियर है ना? जब आप कोटा में जाओगे तभी आपसे ये मुलाकात करेंगे। इंट्राम्यूरल साहब तभी मुलाकात करते हैं जब आप कोटा में जाइए, यहाँ नहीं। बस बन यही। तो इन्फुंडिबुलम पहला पार्ट है, एम्पुला दूसरा पार्ट है, इस्थमस तीसरा पार्ट है और इंट्राम्यूरल चौथा पार्ट है जो नीड का पार्ट है, ठीक है ना? अब ध्यान देना, यहां पर ओवम आएगा और यहीं से जब स्पर्म आएगा तो यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। और इस रीजन को लोग कहते हैं कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो आधे से ज्यादा लोग कहते हैं कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन सर एम्पुला को कहते हैं, गलत हो। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पुला को नहीं कहते हैं, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी इस्थमिक रीजन को कहते हैं। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? एम्पुलरी इस्थमिक रीजन। इसको ध्यान रखिएगा, ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पुलरी इस्थमिक रीजन, और यहीं से क्वेश्चन कंपटीशन में बनता है, ठीक है ना? तो एम्पुलरी इस्थमिक रीजन क्या है? वो साइट है जहां पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो कोई पूछे फैलोपियन ट्यूब के कितने स्ट्रक्चर हैं, तो कह देना 4 स्ट्रक्चर हैं, और इन चारों स्ट्रक्चर को मिला के क्या बनता है? फैलोपियन ट्यूब। क्लियर है? फैलोपियन ट्यूब खत्म होता है।